नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बहुत अरसे के बाद श्री प्रकाश भाटिया जी से आज हमारी मुलाकात हो रही है मकर संक्रांति के दिन। और आज इनसे रंगमंच का इनका सफर जानेंगे। और बहुत लंबा अरसा इन्होंने जो है रंगमंच को दिया है, दिल्ली रंगमंच को दिया। हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रकाश भाटिया जी। हाँ जी सर। नमस्कार खन्ना जी। लगभग 1 वर्ष बाद आप मिले हैं, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआती दिनों का जो रंगमंच का जो सफर था वो कैसा रहा? दरअसल जैसे मेरा बर्थ 1950 का है, तो कुछ समय तो मेरा 10 साल के करीब कलकत्ते में बीता। पिताजी का ट्रांसफर हुआ था वहाँ। तो कलकत्ते में पूजाओं में नाटक बहुत होते थे, तो वो हम देखते थे तो थोड़े लालायत होते थे कि ये क्या चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। तो बंगला तो समझ नहीं आती थी, सुन लेते थे, थोड़ी बहुत समझ आ जाती थी, लेकिन छोटे थे, ज़्यादा कुछ उसमें समझ आता नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था जी। फिर दिल्ली वापस आए, स्कूल में पढ़ने लगे, तो फिल्में हमारे परिवार में बहुत देखी जाती थी। मतलब हमारा परिवार, मतलब स्पेशली मेरी मदर, वो फिल्मों की बहुत शौकीन थी। फिल्मों से बहुत जुड़े रहे आप? हाँ, बहुत फिल्में बहुत देखी हमने, बचपन में भी देखी, बड़े होते तो हमने स्कूल से भाग के भी देखी। तो दरअसल ऐसा हुआ कि 63-64 में स्कूल से भागने की हमारी एक कहानी शुरू होती है जी। मतलब पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, और जहाँ मैथमेटिक्स, उस जमाने में अर्थमेटिक बोलते थे, मैथमेटिक्स नहीं बोलते थे, तो जहाँ वो होता था हमारा दिमाग घूम जाता था, यार ये नहीं समझ आएगा। तो घर से तो स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन स्कूल ना जाके सिनेमा हॉल पे, लिबर्टी पे खास करके जाया करते थे। तो वहाँ हमने फिल्में देखनी शुरू की। तो वहाँ पे एक्टरों को देखते थे, फिल्मों के पर्दे पे बहुत अच्छे लगते थे, राज कपूर, देवानंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार। लेकिन इन सब में मुझे अशोक कुमार साहब बहुत भाते थे, क्योंकि मुझे बड़े नेचुरल एक्टर वो लगे। उनके अभिनय से मुझे लगता था कि इतना सरल अभिनय हो सकता है, क्योंकि बाकियों के उसमें लगता था कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके अभिनय में मेहनत नहीं दिखती थी। तो हमें लगा कि यार अभिनय बड़ा आसान होगा। तो फिर हमने उसमें पृथ्वीराज कपूर वगैरह भी देखे, तो उनकी मिमिक्री करनी शुरू की। मिमिक्री करते करते उन दिनों की रामलीलाओं में राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में होती थी, उसमें हमने आवाज़ें वगैरह एक्टरों की निकालनी शुरू। अच्छा, मिमिक्री आप खूब करते थे? हाँ, मिमिक्री मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन काफ़ी एक्टरों की मैं अच्छा। कर सकता था। पृथ्वीराज हाँ। कपूर मेरे फेवरेट थे मिमिक्री में। पृथ्वीराज हाँ। कपूर, महमूद, दारा सिंह, हाँ। राज कपूर, देवानंद, इनकी अच्छा। मैं मिमिक्री करता था, लेकिन अशोक कुमार साहब की मैं कभी कर नहीं पाया। हाँ। तो दिलीप कुमार साहब की भी करता था। तो रामलीला में जो बीच में गैप मिलता था, जिसमें कभी कोई जोकर आ जाता था, तो इस तरह हमने कुछ रामलीलाओं में मिमिक्री भी की, तो पसंद की जाने लगी। फिर राजेंद्र नगर से फादर को क्वार्टर मिला आर के पुरम, तो आर के पुरम में भी नाटक वगैरह होते दिखे, हॉल में नहीं, जैसे ओपन एयर में। तो एक दिन मैं घूम रहा था, तो सरकारी कॉलोनी में आपको पता हो कम्युनिटी हॉल होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जी। तो वहाँ मैं देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो मैं जाके देखा तो वहाँ कोई प्ले की रिहर्सल चल रही थी। तो उसमें मुझे लगा ये शख्स जो है, एक ये खास इम्पोर्टेंट है, काली पैंट वाले और चिट्टी कमीज वाले। मुझे वो गाना याद आ गया, आओ लोको नस के मेरा जीजा बेको काली पतलून वाला, चिट्टी कमीज वाला। मैंने कहा जीजा बड़ा इम्पोर्टेंट दिखता है। तो वो पानी पीने के लिए बाहर आया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा जी ये ड्रामा ग्रुप है क्या? हाँ जी। मैं कहा मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। तो वो डायरेक्टर थे मिस्टर टी आर अहलूवालिया, तिलक राज अहलूवालिया। तो इस तरह मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। तब मैं 11th में पढ़ता था। 11th क्लास में आप मतलब ड्रामा ग्रुप में आ गए थे? हाँ, शुरुआत कर ली थी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन 1 एक्ट प्लेज ही थे उनके, तो वो मैंने उनके साथ 5-6 प्लेस किए।
फिर मैं कॉलेज वगैरह में आ गया तो फिर संबंध टूट गया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो बीच में उन्होंने कहा भी मुझे कि आर्म फोर्सेस के लिए ऊपर पहाड़ों पे ट्रूप्स को एंटरटेन करने के लिए चलना है। तो पहले मैंने हाँ कर दी, लेकिन फिर लगा कि 1 महीने का समय जो है नहीं बिता सकते, तो फिर मैं नहीं जा सका था। फिर कॉलेज में लग गए और नौकरी भी मेरी बड़ी जल्दी लग गई। मैंने एग्जाम्स दिए हुए थे तो ग्रेजुएट होते ही नौकरी लग गई। तो मैं डिफेंस में लगा। डिफेंस में हमारा ड्रामा ग्रुप था बड़ा ज़बरदस्त, मुझे मुझे नहीं पता था। और बड़े तगड़े उस ज़माने के सुबिमल बनर्जी, आर के शर्मा वगैरह बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे। तो इंटर मिनिस्ट्री ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था। तो इंटर मिनिस्ट्री ड्रामा कंपटीशन में हमने जाना शुरू किया। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी मिलती थी रिहर्सल के लिए, और जो भी डायरेक्ट करता था उसके ग्रुप में जाके प्ले करते थे, एक्टिंग करते थे। अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ सीखने का मौका मिला और बड़ी ईमानदारी से काम करते थे। ईमानदारी से काम तो हमने टी आर अहलूवालिया साहब के साथ भी किया, आर के पुरम में जितने साल भी उनके साथ काम किया। तो यहाँ आके फिर हमने कई डायरेक्टर से सीखा और अच्छे हॉल मिलता था मावलंकर में करते थे। बहुत बड़ा हॉल है दिल्ली का, आजकल तो मिलता भी नहीं है, एमपीज के लिए है खाली वो। तो इस तरह करते करते हम सीखे। फिर मंडी हाउस में मुझे उतारा हमारे एक मित्र थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, श्री गुलशन कुमार जी, लेक्चरर थे भगत सिंह कॉलेज में। उनके ग्रुप में मैं गया तो उन्होंने एक नाटक विजय तेंदुलकर का एक जिद्दी लड़की किया था, उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया था। तो वहाँ से मैंने मंडी हाउस में शुरुआत की थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि जिस डायरेक्टर के साथ काम करो वो आपको रोल जो है ना लंबा तो कभी देगा नहीं। वो डायरेक्टर सारे खुद ही अपना रोल रखते थे लंबा सा, और हमें छोटे रोल देते थे और बुलाते रोज थे। मतलब 3-3 महीने की रिहर्सल हो रही है, 2-2 महीने की रिहर्सल हो रही है, रविंद्र भवन के लॉन्स में हो रही है, मंडी हाउस के गोल चक्कर में हो रही है, और हम किए जा रहे हैं पागलों की तरह। ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है, और भारी लाइटों के बीच में। इस बीच शादी भी हो गई। तो हमारी पत्नी आशा जी स्वर्गवासी अब नहीं रही, कोर्ट में चली गई बेचारी। तो वो भी परेशान, क्योंकि वो कोई थिएटर के घर से तो थी नहीं। उनको भी समझ आया नहीं कि ये क्या है, शादी हुई अभी साल हुआ नहीं है, और ये भाई साहब जो है सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकलते हैं, रात को 11:30-11 बजे आते हैं। तो चलिए धीरे धीरे वो सब एडजस्ट होना शुरू हो गया। तो फिर हमने गुलशन कुमार जी को छोड़ दिया और हमने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, और उसमें प्ले डायरेक्ट भी करने लगा और रोल भी करने लगा। तो पहला पहला प्ले मैंने किया आधे अधूरे, क्योंकि मैं ओम शिवपुरी जी से बहुत प्रभावित था। उनसे मुलाकात भी मेरी हुई थी। उनका अभी आप करना भी चाह रहे थे ना उस हाँ, नाटक मैं को? उनका आधे अधूरे दोबारा करना भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पहला प्ले भी था, और मैं सोच रहा था कि रिटायरमेंट लेने से पहले उस प्ले को एक बार मैं दोबारा करूं और देखूं कि मेरी जर्नी जो है 50 साल की जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो भी है मैंने कितना सीखा है। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था। तो मैंने पहला प्ले आधे अधूरे किया, जिसमें साधना भटनागर जी उस युग की बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी। उन्होंने खुद रोल करना उसमें स्वीकार किया, और वो प्ले मैंने किया, जो बहुत अच्छा नहीं गया, उसके रिव्यूज़ भी बहुत ख़राब मिले। तो चलिए, शुरुआत फेलियर से भी हो तो शुरुआत ही होती है। फिर फंदी मैंने किया। फिर विजय तेंदुलकर जी का एक और बड़ा खूबसूरत प्ले है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें मैंने अन्ना का रोल किया था। पंछी ऐसे आते हैं, वो डायरेक्ट भी किया था, उसमें अन्ना का रोल भी किया था। तो वो बहुत मज़ेदार प्ले था। फिर जैसे ग्रुप्स में झगड़े होते हैं, तो उसमें भी मैंने कहा छोड़ो यार, ये सब झगड़ते ही रहते हैं, कोई काम की बात करता नहीं है। फिर मैंने कहा देखेंगे, कुछ करेंगे। फिर कई बार क्या होता है ना, जिंदगी में ऊपर वाला आपको एक ही गोल्डन चांस देता है। उस गोल्डन चांस को अगर आप हड़प लो, ग्रैब कर लो, पकड़ लो, तो आपका जीवन बदल जाता है। तो मेरे यहाँ एक अखबार आया करता था, जिसको आजकल कोई पढ़ता नहीं है, दी स्टेट्समैन। वो
आया एक दिन, उठाया मैंने अखबार, ये मैं बात 1986 की आपको बता रहा हूँ। जी। उस अखबार को खोला तो उसमें जो क्लासिफाइड ऐड होते हैं, हम्म। छोटे छोटे, जिसमें टूलेट, मकान खरीदो, ये वो, गुमशुदा की वो, हम्म। तो उसमें समर थिएटर वर्कशॉप, यात्रिक। मैंने कहा ये यात्रिक समर थिएटर वर्कशॉप कर रहा है, तो वो पढ़ा। यात्रिक उस युग के बहुत बड़े ग्रुप्स में था। स्वर्गवासी पद्मश्री मिसेस जॉय माइकल उनकी हेड थी, तो वो वर्कशॉप कर रहे थे। उससे पहले हमें एनएसडी को छोड़ के ये नहीं पता था कि वर्कशॉप भी थिएटर की कुछ होती है। हम वर्कशॉप ये समझते थे बस गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की जो वर्कशॉप होती है वही वर्कशॉप होती है। तो सेंट थॉमस स्कूल में वो वर्कशॉप लगी, 1986 की बात है। वहाँ वो 1 सवा महीने की वर्कशॉप थी। वो मेरे थिएटर के उसको देखो तो मेरे पूरा नज़रिया थिएटर के प्रति बदल गया। अब तक तो हम हिट एंड ट्रायल में चल रहे थे, अपने आप ही करते थे, अपने आप ही समझते थे, जो ठीक लगता था वो हम मानते थे कि ये ठीक है। लेकिन वहाँ जाके पता चला हम कितना गलत कहाँ थे और कितना सही कहाँ थे। उस वर्कशॉप में मिसेस जॉय माइकल और मेरे बड़े अच्छे मित्र और फिल्मों में भी बहुत आते हैं, श्री अभिजीत दत्त जी, बड़े सीनियर, मतलब एज में तो मेरे से छोटे हैं लेकिन थिएटर के अनुभव में मुझसे बहुत सीनियर हैं। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। फिर जिस दिन लास्ट डे थिएटर वर्कशॉप जब खत्म हुआ तो वर्कशॉप प्रोडक्शंस की गई। तो वर्कशॉप प्रोडक्शन में एक प्ले मैंने भी डायरेक्ट किया जो काफ़ी पसंद किया गया। तो वर्कशॉप प्रोडक्शंस जैसे ही ख़त्म हुई, फिर वो पार्टी वगैरह हुई सेंट थॉमस स्कूल के हॉल में ही। तो जब चलने लगे तो जॉय माइकल ने मुझे कहा कि डू ए प्ले फॉर अस। तो मैंने कहा हाँ, जब भी आप रोल वोल जो देना चाहें मैं आ जाऊँगा। नो नो, डायरेक्ट प्ले फॉर अस। अच्छा, डायरेक्शन क्या ऑफर आपको? बिल्कुल, मतलब 1.5 महीने के वर्कशॉप के बाद इमीडिएट लास्ट डे डायरेक्ट प्ले फॉर अस। क्योंकि उनका हिंदी का ग्रुप खत्म हो चुका था, अंग्रेजी के ज़्यादा करते थे, तो हिंदी विंग उनका प्रैक्टिकली डेड था। क्योंकि उस ज़माने में रुपेंद्र पुरी उनके लिए करती थी हिंदी का काफ़ी कुछ, तो वो छोड़ गई थी, तो एक गैप आ गया था उनके पास। तो मेरे पास टीम भी थी हिंदी की, सब मेरे ही फ्रेंड्स ही थे, हम ऑफिस के ही सारे लोग थे जो इंटरमिडिएट से कर करके इकट्ठे हुए थे। तो वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब मिसेस जॉय माइकल जैसे थिएटर की हस्ती, जो एक बड़ा नाम था दिल्ली में थिएटर का, और एनएसडी की विजिटिंग लेक्चरार भी थी, पढ़ाती थी वहाँ जाके, तो उनका जब ऑफर आया कि डायरेक्ट प्ले फॉर अस, तो उन्होंने मुझे कुछ स्क्रिप्ट अंग्रेजी वगैरह के दी। तो उसमें से मैंने एक स्क्रिप्ट छांटी, जिसको कई लोग, ये आदमी एक चूहे के नाम से जानते हैं, ऑफ माइस एंड मैन। उसको मैंने ऑफ माइस एंड मैन के नाम से ही खुद ही उसका एडेप्टेशन किया, और वो आईफेक्स में वो प्ले के हमने 3 या 4 शो किए थे। शो बहुत अच्छा गया था लेकिन ऑडियंस ज़्यादा नहीं थी। फिर ये बात 87 की है, 1987 की मार्च की। फिर मैं बड़ा प्रभावित था एक लेखक शंकर शेष जी से। तो शंकर शेष जी के नाटकों में फंदी मुझे बहुत पसंद था, जो मैं ऑर्डर कर चुका था, और एक और द्रोणाचार्य हमें बहुत पसंद था। लेकिन उस जमाने में लंबी टीम नहीं मिलती थी, तो एक और द्रोणाचार्य मैंने यात्रा के लिए उठाया और श्रीराम बेसमेंट में किया, और मतलब इतना सक्सेस मिला उस प्ले को, इतनी सक्सेस मिली कि हमने करीब 8 या 9 शो किए, उसमें खड़े होने की जगह नहीं थी। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, बलराज साहनी जी के भाई विष्णु साहनी जी वो प्ले देखने आए थे और बड़े पसंद करके गए थे उस प्ले को। और डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, जो हम जैसों के प्लेस को देखना चाहे तो उस ज़माने में पसंद नहीं करते थे, वो भी बहुत तारीफ उन्होंने उस प्ले की थी। अब तो बहुत अच्छे
मित्रों में से हैं। हाँ। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर महाभोज किया, ब्रदर्स कारामाजोव किया, गवर्नमेंट बाबू किया, रोशोमन किया, साहित्य कला परिषद में बच्चों की बहुत वर्कशॉप्स की। बच्चों के साथ भी तो आप काफी जुड़े रहे ना? हाँ, बच्चों के साथ मैंने करीब 10-12 कंटिन्यूस वर्कशॉप साहित्य कला परिषद के लिए की। हाँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्ले, मैं फैंटेसी ज़्यादा करता हूँ जिसमें बच्चों को मनोरंजन हो और मज़ा आए उनको। मतलब मैं शिक्षा नहीं देता हूँ, मतलब बच्चे एंजॉय करें। मतलब मेरे नाटक जो है, मुझे याद है स्वर्गवासी रोमेश चंद्र जी जो ड्रामा क्रिटिक थे, आप भी जानते ही थे उनको। मैंने एक प्ले किया था चॉकलेट चमत्कार। वो रोआल दाल का एक उपन्यास है द विचेस, उस पे मैंने आधारित करके उसको नाटक बनाया था। 200 पेज का वो उपन्यास है, उसको मैंने 40 मिनट का नाटक बनाया था। तो उसके लिए उन्होंने लिखा था ए प्ले बाय चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो शायद अभी भी वो कटिंग मेरे पास रखी हुई हो, उन्होंने जिस अखबार में भी वो लिखते थे, ऑफ चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन। तो बड़ी तारीफ उसमें हुई थी। फिर एक नया अनुभव आया आगे और सीखने का। अलकाजी साहब, इब्राहिम अलकाजी साहब ने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला, द लिविंग थिएटर एकेडमी ऑफ ड्रामा। तो उसमें मिसेस जॉय माइकल और उनके हस्बैंड कर्नल ह्यू माइकल, उन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ उसको जाके ज्वाइन करो। तो मैंने कहा अब 40-42 साल की उम्र में मैं जाके डांट खाऊं, क्योंकि अलकाजी साहब के बारे में आप भी जानते हैं, उनके आगे लोग कांपते थे। उनके आगे काम करना, एनएसडी वाले जितने भी थे वो ज़्यादा जानते हैं। तो वहाँ भी मैंने डायरेक्शन कोर्स में ही अप्लाई किया और मैंने लगभग 4 साल वहाँ बिताए। और 4 साल बिताया आपने वहाँ? जी हाँ, मैंने 4 साल बिताए। 4 साल में उनके मतलब 4 सेमेस्टर थे जो 3-3 महीने के होते थे और बीच में गैप आता था, क्योंकि वो एनआरआई थे उस दौरान। तो एनआरआई जो है 6 महीने उसको इधर आना ही होता है। तो वो 6 महीने यहाँ होते थे। जब वो 6 महीने यहाँ होते थे, उसमें से 4 महीने यहाँ काम करके चले आते थे वो। तो वहाँ मैंने डायरेक्शन कोर्स उनके उसमें किया और बड़ा मतलब वो और भी बड़ी दुनिया थी। मेरे ख्याल 1990 के आसपास की बात होगी। हाँ, 92 में शुरू हाँ, किया था। 1992 92 में शुरू में। किया था, 95-96 तक शायद हम थे उसमें। हम्म। तो उसके बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल काम करने का, कैसे सिंसियरिटी काम किया जा सकता है, मतलब कैसे एक अच्छा प्ले आप बना सकते हो। बाकी तो आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी कास्ट कैसी है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक प्लान के साथ किस तरह थिएटर कैसे करते हो, वो वहाँ सीखा। कई चीज़ें पहले पता थी, कई चीज़ें और सीखने को मिली। तो कुल मिलाकर वो अनुभव चलता रहा और उसके बाद भी कई प्लेज मैंने किए यात्रिक के साथ। फिर मैं सिंधी एकेडमी के साथ जुड़ा, क्योंकि सिंधी थिएटर एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं। तो हिंदी के नाटकों को मेरी पत्नी आशा भाटिया वही ट्रांसलेट करके मुझे देती थी, क्योंकि वो ग्रेजुएट थी सिंधी में, तो उनको आता था सिंधी का, काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो थिएट्रिकल साइड में उनको समझा देता था, लेकिन वो फिर उसको ट्रांसलेट अच्छा करके वो फिर सिंधी एकेडमी के लिए मैंने 7-8 प्ले किए, जिनमें बेहतरीन प्ले मेरा जो मैं मानता हूँ वो जिस लाहौर नहीं वेख्या हमने सिंधी में जो, हाँ, सिंधी वो बहुत ही मेरे बेहतरीन देखा वो नाटकों में मैंने। से है। और मेरे ख्याल में जो थिएटर सिंधी का जानते हैं और यहाँ पुराने रह चुके हैं, शंकर गोलवानी जी वगैरह, उनका आज भी यही कहना है कि सिंधी में लाहौर जैसा प्ले आज तक नहीं हुआ होगा कहीं भी, सिंधी थिएटर के सिंधी रंगमंच पे। हाँ, सिंधी रंगमंच पे उस लेवल का नहीं हुआ होगा। इवन उसमें वो जय रंगमंच के चैनल पे हमने चढ़ा भी रखा है उसमें। चढ़ा हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैंने श्रीचंद मखीजा जी फिल्म एक्टर और थिएटर के भी हैं, वो प्रीतम माथुर मतलब दिनेश ठाकुर जी के ग्रुप के फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं अंक में, अब तो हैं 82-83 साल के। वो वहाँ पे
बॉम्बे में लगभग मौलवी का उसमें 300 शो कर चुके हैं। हम्म तो मुझे खाली इतना पता था कि वो सिंधी हैं। हम्म तो मैंने फ़ोन नंबर सिंधी एकेडमी से अरेंज करके उनको फ़ोन किया था। वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं था। तो मैंने उनको रोल ऑफ़र किया इसका, मौलवी का ही, हम्म सिंधी में। क्योंकि मैंने कहा एक प्रोफेशनल एक्टर काम करता है ना, तो जो सिंधी में तो रॉ एमेच्योर्स हैं, हम्म हिंदी में तो फिर भी आप जानते हैं कि कौन कितनी कैपेसिटी रखता हम्म। है। सिंधी में तो हाँ, स्कूल खोलना पड़ता है। सिंधी रंगमंच के कलाकार मिलने बहुत मुश्किल है। जितने हैं वो हाँ बेचारे दुकानदार हैं। हाँ हाँ किसी की उत्तम नगर में दुकान है, हाँ हाँ। कोई किसी शोरूम पे काम करता है, उनको हम्म एक्टर बनाया है। हम्म तो उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन बहुत सिंसियर थे। ये एक ईमानदारी थी उनमें, सिंसियरिटी उनकी बहुत अच्छी थी, हम्म आपको सुनते थे। हम्म तो उनको मैंने फ़ोन किया मखीजा साहब को बॉम्बे में। तो उनकी पहली लाइन थी कि सिंधी में एक क्लासिक प्ले हो रहा और मैं ना करूं, ये हो नहीं सकता। आप अरेंजमेंट करो मेरा, मैं आऊँगा। तो वो आए और वो प्ले वाज सुपर हिट। मतलब प्ले खत्म होने के बाद भी करीब 1 घंटे तक लोग जा ही नहीं रहे थे। मतलब आपको तो पता है उसकी कास्ट भी लंबी है। हाँ तो मतलब लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, ना मखिया साहब को, ना मुझे या दूसरे एक्टरों को, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। मतलब हतप्रभ हो गए थे वो, क्योंकि उसमें हमने सूफी गाने पाकिस्तानी सिंगर्स के भी डाले थे, तो जो बड़ा रेलेवेंस लेके आए थे। तो इस तरह जर्नी चलती रही, बहुत अच्छी रही है, अभी तक तो अच्छी ही है, अब आगे का पता नहीं क्या और होगा। अभी लास्ट जो आपने प्ले किया था वो मैंने देखा भी श्री राम सेंटर में, बहुत किसी कॉलेज का किया था शायद। हाँ, मैंने हाँ। आत्मानंद सनातन धर्म कॉलेज के लिए कालचक्र किया था, जयंत दलवी जी का। वो मैं हिंदी में या सिंधी में दोनों में यात्री के लिए हिंदी में किया था, बिफोर कोविड। लेकिन 2-3 साल पहले शायद। 19 में किया था मैंने हाँ, वो। 19 में किया। फिर 19 में ही सिंधी में किया। फिर 1923 में मैंने इनके लिए आत्माराम के लिए किया। और दूसरा मेरा एक बहुत फेवरेट प्ले है, एक सपने की मौत। वो डेथ ऑफ सेल्समैन, वो मेरे बहुत शानदार नाटकों में से एक और है। और मैंने लाहौर हिंदी में भी किया है, जिसको श्री आडवाणी जी देखने भी आए थे अपनी बिटिया के साथ, बहुत पसंद करके गए थे। उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी, पसंद भी किया था। तो कालचक्र मेरा आखिरी प्ले है। लगभग समझ लीजिए मैंने यात्रिक के लिए 20-25 नाटक किए हैं, और ये सिंधी के लिए 7-8 किए हैं। चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप 10-12 मैंने साहित्य कला परिषद के लिए किए, और सिंधी के लिए भी मैंने 6-7। अच्छा, मैं इसके बाद एक चीज ना, आप का जो कुछ संवाद जो है अगर याद होगा आपको, कुछ किसी भी नाटक के या अपने या कहीं के भी सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संवाद याद होना इसलिए नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि मैंने अभिनय करना अचानक बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे निर्देशन और डायरेक्शन देना बहुत अच्छा लगने लगा था। तो संवाद जहाँ तक है, मैं याद मुझे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे अभिनय किए हुए वक्त हो गया। ठीक है। नहीं, कुछ बचपन में जैसे आप जो मिमिक्री करते थे ना, तो मिमिक्री उसकी कुछ लाइन वो कभी नहीं मिटती, वो रहती है। अच्छा, मिमिक्री में मैं आपको पृथ्वीराज कपूर साहब की एक छोटी सी ऐसी आवाज निकाल के दिखा सकता हूँ। राजकुमार पिक्चर के डायलॉग है, शम्मी कपूर जी ने लंदन से आना है, तो उसमें मनोरमा जी जो है पृथ्वीराज कपूर की पत्नी बनी है, वो राजा रानी एक रियासत के हैं। तो पृथ्वीराज कपूर जी बहुत खुश हैं और उसे कहते हैं, आज का दिन कितना हसीन है, आज का दिन कितना सुंदर है, हमारा बेटा आज विलायत से वापस आ रहा है। ये मुझे याद है। और दूसरा, मुझे ओम शिवपुरी जी का मैंने जब आधे अधूरे देखा था, हाँ। उसमें जो आधे अधूरे का प्रोलॉग है, शुरू का काले सूट वाला व्यक्ति, वो मुझे कुछ लाइनें याद हैं उनके अंदाज में। फिर एक बार, फिर वही शुरुआत। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और क्या कहने वाला हूं, इतना मुझे फिलहाल याद है। तो उस नाटक में मैं, मतलब वो नाटक, वो 4 शो उन्होंने किए थे
मोहन राकेश जी की पुण्यतिथि पे। हम्म, वो चारों ही शो मैंने देखे थे। हम्म, वहीं से मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी काफ़ी। मतलब मेरी नज़र में हम्म, हिंदी रंगमंच में हम्म, ओम शिवपुरी जैसा अभिनेता हम्म, ना पैदा हुआ है और ना होगा। हम्म। और किन हिंदी रंगमंच में जो कोई ऐसे एक्टर जिनसे आप प्रभावित हुए हों? मनोहर सिंह जी, हाँ। उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। हम्म, सुधा शिवपुरी जी, हम्म, उत्तरा भावकर जी, हम्म, पंकज कपूर जी। क्योंकि एक प्ले एनएसडी का मैंने देखा था, दातोस डेथ। फ्रेंच डायरेक्टर को बुलाया गया था और डिज़ाइन शायद अलकादी साहब ने किया था। उसमें वो बड़े बड़े नाम जो आज फिल्मों में बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, हम्म, वो सारे थे। और मतलब गजब के सेट थे। मतलब मैं हम्म, सोच भी नहीं सकता मैं वो सेट। हम्म, हाँ, अलकादी साहब के यहाँ मैंने अभिनय किया। है। उन्होंने, उनको पता चला मैं अभिनय करता रहा हूँ, तो उन्होंने रॉयल हंट ऑफ द सन प्ले किया था कमानी में। 4 शो हमने किए थे, उसमें मुझे एक मेजर रोल दिया था। हाँ, वो भी कमाल का प्ले था, वो भी बड़ा लेविश प्ले था, बहुत लेविश प्ले था। हाँ, मतलब वो समझ लो जैसे एनएसडी लेवल के प्ले होते हैं, हाँ। उस लेवल का प्ले था, तो वो मैंने किया था। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपकी मेमोरी के बारे में। मतलब मैंने जो देखा है कि जब आप इस चैनल के लिए, जय रंगमंच के लिए जो किस्से भी कहते हैं, या किसी भी नाटक को लेकर या किसी भी एक हस्ती को लेकर कुछ भी आप जो है आप बेबाकी से बोलते जाते हैं, वो इतना याद कैसे कर लेते हैं और क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि मैं तो मतलब नहीं बहुत नहीं, कुछ भी मैं याद नहीं करता। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जीन्स में उन्होंने दिए हैं। मेरे मदर की याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरी मौसी थी, उनकी याददाश्त का तो मैं आपको क्या बताऊं। वो अगर एक फिल्म देख के आई, वो आपको पूरी फिल्म की कहानी विथ डायलॉग सुना सकती थी एक ही बार में, पूरी। आपकी भी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हम है ऊपर आपकी। वाले का आशीर्वाद है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। बिना रुके जो है आप किसी भी उस पे अगर बोलना शुरू करेंगे किसी भी विषय पे, तो मैं समझता हूँ 2 घंटे तक आप लगातार कह सकते हैं। नहीं, ज़्यादा मुझे हिम्मत लगता नहीं है। होती थी, क्योंकि आपको याद है कोविड में मैंने फेसबुक लाइव किया था हिंदी फिल्मों के इतिहास पे। हाँ, हाँ। तो मुझे जिसने भी करने को बोला था, मेरे को इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा यार 1 घंटा में लाइव, क्योंकि वैसे बोल लेना हाँ। स्टेज पे अलग बात है, हुँ, क्योंकि 100 आदमी आपको, हुँ। 500 आदमी मैक्सिमम सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन लाइव जो पूरी दुनिया देख रही हो, हाँ, उसमें 26-27 लोगों ने मुझे सुना, हाँ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन जब एक बार शुरू हो जाता है, और दूसरी चीज़, आपको अगर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, आप हाँ। सब्जेक्ट को जानते हैं, तो थोड़ा पहले पढ़ भी लेते हैं, तो बस ये है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्दी दिमाग में रह जाता है। चलो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी लंबी वार्ता भी आज हुई, बहुत कुछ जानने को मिला, और बीच-बीच में समय मिलता रहेगा तो और विषयों पर भी जो है नहीं, ज़रूर ज़रूर, आपसे मुझे चर्चा बहुत करते अच्छा रहेंगे। लगा कि आप काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1 वर्ष बाद आप मुलाकात मेरी हुई है, और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ ऐसे मुलाकात होती रहेगी। तो एक बार अपने दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दे दीजिए, और मैं जय रंगमंच के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बातें फिल्मों के साथ फिर जल्दी ही लौटेंगे। धन्यवाद। जय रंगमंच। जय रंगमंच। जय।